हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को दिया सुझाव। पुलिस में रोजगार नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से काम करना होगा। वर्दी के सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। पीएसआई बैच 20 की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। तो सीएम ने पुलिस विभाग को सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में सीएम मनोहर लाल पहुंचे और जहां पर पुलिस अकादमी मधुबन दीक्षांत समारोह हो रहा है, साथ ही सीएम ने पुलिस विभाग को सुझाव दिए हैं। जहां पर आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। सीएम ने पुलिस विभाग को सुझाव दिए हैं। दीक्षांत समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। तो ये करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस अकादमी मधुबन दीक्षांत समारोह किया जा रहा है। भारत माता की। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी, पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर सीएस राव जी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, परेड में शामिल सभी नौजवान साथी, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20, इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता न मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है, जीवन अर्जन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को, जिसमें 5192 जवान, और 25 जुलाई को, जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। आज जैसा बताया गया कि 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं, और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का, बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15%, उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में, जैसा बताया गया कि टीआरपी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर यह भर्ती की है, और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहां लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहां पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को
पुरस्कार मिला है वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मैं आज के इस दीक्षा समारोह को, इस अकादमी का दीक्षा समारोह तो मान सकता हूं, लेकिन एक अकादमी इस अकादमी से अलग भी है और वो है इस अकादमी के गेट के बाहर समाज की अकादमी। जब हम समाज में जाएंगे तो वास्तव में हमारी दीक्षा का परिणाम वहां देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार के यहां प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके बाद का जो समाज के अंदर जाकर के काम है वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे सर्विस के आखिरी दिन तक, बल्कि उसके बाद भी जब हम सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के जो हमने यहां ट्रेनिंग ली है उसके आधार पर वो काम होता है। हमने यहां नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है उसको इसको काम न माने बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। काम के नाते तो हमारी घड़ी वो हमको चलाती है। सुबह एक निश्चित समय पर हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे 8 घंटे की नौकरी पूरी करने के बाद हम वापस जाते हैं। लेकिन हमने जो दायित्व लिया है, पुलिस का दायित्व, इसकी कोई घड़ी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मित्रों, भाइयों बहनों, घड़ी कभी नहीं रखता, बल्कि सेवा भाव से जो पूरा कालचक्र 24 घंटे का है, लगातार सेवा के लिए अलर्ट आप और हम दोनों मिलकर के रहते हैं। इसलिए घड़ी की ओर देखने वाला व्यक्ति वो केवल नौकरी करता है, लेकिन वर्ग को ये बदनाम करता है तो मेरी वर्दी का मान बढ़े, मेरे काम का मान बढ़े, मेरी पुलिस का मान बढ़े, इसलिए हमको हमेशा अपने दायित्व को सेवा के भाव से निर्वाह करना होता है। हमारे हाथ में डंडा होता है, हमारे कंधे पर बैज होता है, ये 2 निशानी पुलिस की मानी जाती हैं। लेकिन वजन तोलेंगे तो डंडे का वजन ज्यादा है, लेकिन अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर जो दायित्व है, हमारे जो बैज का वजन हमारे लिए ज्यादा है, इसलिए बैज का सम्मान ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भाइयों बहनों, पुलिस को जैसा डीजीपी साहब बता रहे थे, हमने हर प्रकार से उसकी आधुनिकता को, उसके लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए सब काम किया है। आज बदलने की जो आवश्यकता हर चीज में है, उसमें चाहे हमारी आधुनिक तौर पर, इसके वैज्ञानिक तौर पर इसकी कल्पना की गई हो, चाहे मनोभाव में आज विशेष तौर पर संवेदनशीलता ये कायम करने की बात हो, इस ओर हमको आगे काम करना होगा। और विशेष तौर पर समाज में भिन्न भिन्न वर्ग हैं, कोई उच्च श्रेणी का वर्ग है, कोई मध्यम श्रेणी का वर्ग है, और एक श्रेणी ऐसी जो जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे खड़ी है, कई कारणों से पिछड़ गई है। अपने जन्म के कारण से किसी परिवार में उसने जन्म लिया, किसी जाति में लिया, किसी इलाके में लिया, लेकिन उसके मुख में जबान भी नहीं है। अन्याय का सबसे ज्यादा शिकार वो वर्ग होता है जो पिछड़ा हुआ है। हम हमेशा मदद करने की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखें, जिसके मुंह में जबान नहीं है उसकी मदद हमेशा हमको करनी चाहिए, तभी हम उस सेवा का जो भाव है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, एक मैं पुलिस विभाग को सुझाव भी देना चाहता हूं, हमारे डीजीपी सुन रहे हैं। अभी तक हम अपने अधिकारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, या डीएसपी है, या एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना। उस थाने का,
उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए। तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने स्टार लेके जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है, उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चार्ज ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा, जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव, ये मन में यदि लेके चलेंगे, हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं, वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज के खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई हैं, वो हमको छू न जाएं। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं। ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। मैंने पिछली बार परेड में एक कहानी सुनाई थी छोटी, आपको भी सुनाना चाहूंगा। एक किसान, उसकी भैंस को अफारा हो गया। अफारा हुआ तो पशुओं के डॉक्टर के पास गया कि भैंस को अफारा हुआ, दवाई दीजिए। उसने एक मोटी सी गोली दे दी और मोटी गोली कहा कि भैंस को खिलाओ। किसान ने पूछा कैसे खिलाओ? एक पाइप ले लो, लोहे का या बांस का छोटा पाइप, वो पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालो, उसके अंदर गोली डालो और दूसरे सिरे पर जोर से अपना मुंह लगा करके और फूंक मार दो ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। दौड़ा दौड़ा किसान भैंस के पास गया, पाइप लिया, पाइप भैंस के मुंह में लगाया, गोली डाली और जोर से जो फूंक मारने लगा किसान फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी और वो गोली किसान के पेट में चली गई। तो कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाएं। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप बात आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृत्ति को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृत्ति रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा अभी बताया गया कि हरियाणा स्टेट में हमने एक एनफोर्समेंट ब्यूरो ये भी बनाने की योजना की है, ताकि हम तरह तरह के अपराध, जिसमें बिजली चोरी, अवैध खनन, आबकारी अपराध, ओवरलोडिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले, अवैध कॉलोनियां, ये तो सीधे ले चलते हैं आपको करनाल, जहां पर 72वां आपको बता दें कि कुश्ती समारोह हो रहा है, जहां पर सीएम मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। महोदय से आग्रह है, आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि वो सलामी मंच की तरफ तशरीफ लाएं और इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करें। और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से आग्रह किया है कि वो इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए सलामी मंच पर तशरीफ लाएं। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए और खिलाड़ियों के प्रति अपने समर्पण की भावना को दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप कृपया तालियां बजाते रहिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। जी हां, आंध्र एल्लाउनारू, आंध्र एल्लाउनारू, कृष्णा और गोदावरी का
वाटिकाओं की क्रीड़ा वाटिका अरुणाचल प्रदेश। इसके पश्चात आ रहा है सूर्य की प्रथम रश्मि जहां की धरती का श्रृंगार करती है वो अरुणाचल प्रदेश नो अल्पाए। और इसके बाद बिहू का बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो मन को आह्लादित करता है। गजराज की अरण्य स्थली आप कह सकते हैं असम। असम के लिए तालियां बजाइए, आपकी तालियां बराबर बजती रहें। और इसके बाद आ रहा है असम राइफल्स। असम राइफल्स के ये जवान आप देख रहे हैं कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए संदेश के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। इस कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान। आपकी सबकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। इस संदेश के साथ चंडीगढ़ के ताले बजाइएगा। कालका की सुर में वादियों की कैफियत से जहां की धरा बहुत ही पुरकैफ से साथ रहती है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ हेड कांस्टेबल रोहित साहू, ध्वजवाहक छत्तीसगढ़। कैसे का छत्तीसगढ़ बने खनिज का प्रदेश, स्टील इस्पात के लिए मशहूर। इसके बाद सीआईएसएफ, विभिन्न औद्योगिक संस्थान हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो या अन्य वरिष्ठ सीनियर जो संस्थान हो उनके सुरक्षा का दायित्व जो निभाते हैं। इस संकल्प के साथ कि ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सीआरपीएफ के ये जवान, लेकिन आपकी तालियां नहीं बजी हैं, आप तालियां बजाते रहिएगा। इसके बाद दिल्ली, जी हां, दिल वालों की दिल्ली। अनेकों पतन से उत्थान और उत्थान से पतन की गाथाओं को दिलों में संजोए हुए जामा मस्जिद, गुरुद्वारा शीशगंज, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाग दीवार की छत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का प्रमाण देते हुए दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। और इसके बाद आ रहा है गुजरात। गुजरात के लिए भी तालियां बजाइएगा। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल की वो धारा जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का वो करिश्मा कर दिखाया जो कि सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाला है। केम से गुजरात केम से। और इसके बाद आ रहा है देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए तालियां बजाइएगा, कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए देवभूमि के ये खिलाड़ी जहां का कुल्लू मनाली एक आकर्षण लिए हुए है, रोहतांग का दर्रा। और इसके बाद आ रहे हैं आईटीबीपी के ये खिलाड़ी, आईटीबीपी के खिलाड़ी जो हमेशा संवेदनशील जगहों पर अपनी ड्यूटी ले देते ही हैं, साथ में औरों के लिए अनुकरणीय भी रहते हैं। और इसके बाद आ रहा है जम्मू कश्मीर। जी हां, जिसकी केसर की क्यारियों से युक्त वादियों से जो कैफियत आती है पूरे हिंदुस्तान में महकती है। इनके चेहरे से छलक रहा है वो 370 के दंश को हटा चुके हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अगर फिर दोस्त बर्र हुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। और इसके बाद आ रहा है झारखंड। कोयले की शानदार खदानों के साथ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही मजबूती देते हैं। रांची लेक एक उनका आकर्षण है, दर्शन फॉल। और इसके बाद कर्नाटका, सुदूर दक्षिण। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।